हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग बूट की। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ होने वाली है स्प्रिंग बूट की, ये कम्प्लीटली हिंदी में होगी। ठीक है, तो हम ये जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं ये फ्रॉम द बेसिक्स और बिगिनर के लिए होगा, बिगिनर फ्रेंडली। ठीक है, जितने भी अभी कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जो स्टार्टिंग कर रहे हैं स्प्रिंग बूट की, ठीक है, तो उनके लिए हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से स्प्रिंग बूट क्या होता है, कैसे इसको बिगिनर लेवल से इसको लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो आज पहला वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से स्प्रिंग बूट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम डेवलपमेंट फेज़ में तो बाद में जाएंगे, बट हम स्टार्टिंग से भी इंट्रोडक्शन से देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग बूट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्प्रिंग बूट होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फ्रेमवर्क टू क्रिएट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन रेडी स्प्रिंग एप्लीकेशंस विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक्चुअली फ्रेमवर्क क्या होते हैं? फ्रेमवर्क वो होते हैं जो हमारे बैकएंड और फ्रंट एंड को एक तरीके से कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो ये स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है जावा का, जो हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका एक फ्रेमवर्क है, जो कि हमें हेल्प प्रोवाइड करवाती है कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो एक स्टैंड अलोन प्रोडक्शन रेडी स्प्रिंग का एक सॉफ्टवेयर है, जो कि क्या है, अकेले बेसिस पे, अपने ही बेसिस पे, टोटली डिपेंडेंट ऑन जावा प्रोग्रामिंग हमें एक प्रोडक्शन रेडी एक एप्लीकेशन बना के दे सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन रेडी मतलब जो प्रोडक्शन के लिए रेडी होता है, जो ऑन द वेब, ऑन द इंटरनेट जो जाने के लिए रेडी होता है सॉफ्टवेयर, वो हमें दे सकता है। ठीक है, तो ये होता है स्प्रिंग बूट। ठीक, अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि सिंप्लीफाई करना डेवलपमेंट को और एक्सेलरेट द क्रिएशन ऑफ माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज की बातें अभी नहीं करते हैं हम, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज थोड़ा और एडवांस टॉपिक है काफ़ी। ठीक है, बट एक्चुअली माइक्रो सर्विसेज को समझना ज़रूरी है। तो माइक्रो सर्विसेज होती क्या है? अब मोस्टली हम देख रहे हैं कि कंपनीज जो हैं माइक्रो सर्विसेज की ओर स्विच हो रही हैं। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स थे, अब उन्हें हम माइक्रो सर्विसेज में तोड़ रहे हैं। पहले क्या होता था, कोई एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर होता था, एक बहुत बड़ा कोड बेस होता था। ठीक है, और हम अगर हमें कुछ भी चेंजेस करना होता था तो पूरा सा कोड हमें समझना पड़ता था उसके लिए। ठीक है, तो काफ़ी हार्ड टू अंडरस्टैंड हो जाता था। बट अब माइक्रो सर्विसेज का जब सपोर्ट आया, तो माइक्रो सर्विसेज का काम ये होता है कि हर एक मॉड्यूल को, ठीक है, कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे हमारा सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक फेसबुक है सॉफ्टवेयर। अब फेसबुक में क्या है, एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन एक अपने आप एक मॉड्यूल हो गया, मैसेजिंग एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ये सब अपने आप में एक मॉड्यूल्स में, इन्हें जैसे हमने तोड़ लिया, एक तरीका मान लेते हैं। बाकी वो हम पे बेसिस है कि हम कैसे तोड़ रहे हैं एक सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो कोई एक टीम होगी जो नोटिफिकेशन पे काम कर रही होगी, कोई एक टीम होगी जो मैसेजिंग पे काम कर रही होगी। अब हमें जिस पे चेंज करना है सिर्फ उसी मॉड्यूल में चेंज करेंगे, ना कि हम पूरा कोड बेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एडवांटेज है माइक्रो सर्विसेज का। इसलिए कंपनीज मोस्टली स्विच कर रही है माइक्रो सर्विसेज की, कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो, चाहे कोई भी नया कंपनी में ज्वाइन करे तो वो समझ पाए कि क्या चल रहा है और कौन से मॉड्यूल पे काम करना है, ना कि पूरा एक सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया जाए जहाँ पे उसे वो समझ ही ना आए इतना बड़ा कोड बेस देख के कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता था इससे पहले। ठीक है, तो हम माइक्रो सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या करता है, इसका पर्पज़ ही ये है कि एक क्रिएशन ऑफ माइक्रो सर्विस की क्रिएशन करता है स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज हम देखेंगे नहीं अभी कैसे बन रही हैं। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई स्प्रिंग बूट इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न जावा डेवलपमेंट, कि स्प्रिंग बूट क्यों ज़रूरी है हमारा जो मॉडर्न जावा डेवलपमेंट है उसके लिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्यों। की फीचर्स ऑफ स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं इसके, इन वजहों से भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम स्प्रिंग बूट का यूज़ करें। ठीक है, पहला कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, तो मैनुअल सेटअप है जो वो नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, स्प्रिंग बूट से पहले हमारे पास एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क था। ठीक, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो था ना, हमें मैनुअल सेटअप करना पड़ता था काफ़ी कुछ। ठीक है, तो उसमें मीन्स काफ़ी दिन लग जाते थे। मीन्स इतना बड़ा सेटअप होता था, बहुत चीज़ें सेटअप करनी होती थी, तो लोग प्रेफर नहीं करते थे इसलिए पहले कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम कुछ भी डेवलपमेंट करें, क्योंकि बिकॉज उसमें सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन में ही इतना टाइम लग जाता था कि कोई प्रेफर नहीं करता था कि जावा में कोई भी डेवलपमेंट करें। ठीक है, बहुत रेयर होता था। बट अब क्या हुआ, जब जावा वाले लोगों ने ये समझा कि हाँ, कि हम लैग कर रहे हैं कहीं तो, कि डेवलपमेंट में पीपल आर नॉट नोइंग कि हाँ,
कि जावा की तरफ भी जा सकते हैं। मोस्टली अब तो जावास्क्रिप्ट में जैसे होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा मर्ज स्टैक, मीन स्टैक, आजकल तो यही चलता है मार्केट में मोस्टली। तो वो इसलिए चलता है कि प्रोडक्ट मैनुअल सेटअप नहीं होता है उसमें। ऐसा ही जावा ने भी किया कि उनका मैनुअल सेटअप एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, कि जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे थे उतना डेवलपमेंट में स्प्रिंग बूट में, ठीक है, स्प्रिंग में। तो देन क्या हुआ, एक स्प्रिंग बूट एक और उन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाली, और एट द टॉप ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क था हमारा, उसी के ऊपर उन्होंने स्प्रिंग बूट को यूज़ किया, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क की तो सारी फंक्शनैलिटीज़ रहेंगी रहेंगी, बट एडिशनल जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो लेके आया स्प्रिंग बूट, जिससे यूज़र को हेल्प हो पाए कि हाँ वो यूज़ कर पाए और इजीली अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन रेडी कर पाए, ठीक है। तो इसलिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जब स्प्रिंग बूट आया तो सबसे बड़ा यही था, उसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दूर की कि वो मैनुअल सेटअप जो जितना भी होता था उसको कम कर दिया, कम क्या, नेगलेक्ट ही कर दिया। टोटली एक रेडी हमारे पास एक सेटअप मिलता है हमको, हमको जस्ट अपना कोड बनाना होता है अपने अकॉर्डिंग, बैक एंड फ्रंट एंड, और उसे कनेक्ट करना होता है बस, ठीक है। बाकी कोई मैनुअल सेटअप नहीं होता है, ठीक है। ये हम करके देखेंगे अभी सेकंड थर्ड वीडियो में, जब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कैसे प्रोजेक्ट बनता है वो सब, तो हम करके देखेंगे, ठीक है। सेकंड वन इज़ स्टार्टर पॉम्स, ठीक है। तो एक पॉम डॉट एक्सएमएल करके फाइल आती है, सिंप्लीफाइड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होती है वो हमारी सिंप्लीफाई करती है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, मतलब जिस भी चीज़ को हमने यूज़ करना है तो उनके लिए डिपेंडेंसी होती है हर चीज़ की, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करना मीन्स जो भी चीज़ का वर्क करना है उसका डिपेंडेंसी यूज़ कर ली, जैसे डेटाबेस यूज़ करना है तो जेडीबीसी की एक डिपेंडेंसी उठा के यूज़ कर लिया, ठीक है। ऐसे ही वेब सर्विसेज बनानी है तो वेब की एक डिपेंडेंसी को उठा के यूज़ कर लिया। ये होती है डिपेंडेंसी, ठीक है। डिपेंडेंसी मीन्स जिनके थ्रू हमारे कोड को ये पता चलता है कि हाँ भाई ये जो फीचर है ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब जेडीबीसी के हमने सीधा कोड लिखना शुरू कर दिया तो स्प्रिंग बूट को नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या लिख रहा है, क्वेरी वगैरह, ठीक है। तो जब डिपेंडेंसी हम उसकी इंस्टॉल करेंगे पहले, तब हाँ तब हमारा स्प्रिंग बूट समझेगा कि अच्छा, कि ये जितना भी क्वेरीज लिख रहा है डेटाबेस की ये यहाँ से आ रही है इस डिपेंडेंसी से, ठीक है। ठीक, तो ये पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होती है जो कि हमारा मैवन एक बिल्ड टूल होता है, मैवन और ग्रेडल भी हमारे दो बिल्ड टूल होते हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप नॉर्मल इतना समझ लीजिए कि ये डिपेंडेंसी को सिंप्लीफाई भी करता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ एम्बेडेड सर्वर। एक और जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी पहले, हमें सर्वर अलग से रन करना पड़ता था, सेटअप करना पड़ता था स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, बट जब हम स्प्रिंग बूट में आए तो हमें कोई अलग से सर्वर रन नहीं करना पड़ा, हमें एक एम्बेडेड सर्वर मिलता है जो कि होता है टॉमकैट, ठीक है। चैटी वगैरह नहीं होता। हम मोस्टली टॉमकैट हमारे पास एक एम्बेडेड सर्वर है स्प्रिंग बूट में, जो कि ऑटोमेटिकली एम्बेडेड होता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। थर्ड वन फोर्थ वन इज एक्चुएटर रन टाइम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, जो रन टाइम पे जितना भी मॉनिटरिंग करते हैं हमारा कोड कितने सेकंड में रन हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, जो भी आया, ठीक है, वो एक्चुएटर सब कुछ बताएगा हमारे बारे में, हमारे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। और एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन की कोई एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन हमें ऐड करनी होंगी तो उसके लिए भी हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है या फिर वाई एम एल फाइल होती है, ठीक है। कोई सी भी फाइल हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अगर एक्सटर्नल हमें फंक्शनैलिटी चाहिए जो स्प्रिंग बूट में नहीं है तो वो हम ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल या फिर वाई एम एल फाइल्स क्या हैं ये भी हम आगे देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसके की फीचर्स हैं स्प्रिंग बूट के। ठीक, आगे इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है, क्या-क्या इसके कोर प्रिंसिपल रहने वाले हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर्स मीन्स जो ये एप्लीकेशन है कैसे किन-किन लेयर्स में डिवाइड होता है। तो पहले हम एक कंट्रोलर बनाते हैं। एक्चुअली एक एमवीसी आर्किटेक्चर पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो हमारा था वो एमवीसी आर्किटेक्चर पे वर्क करता था, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। आप में से अगर कोई लोग जानते होंगे अगर एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है तो वेल एंड गुड, और जो नहीं जानता है वो हम प्रोजेक्ट में करके भी देखेंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो मॉडल क्या होता है जिसके अंदर हमारे डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। हम एक मॉडल रेडी कर लेते हैं कि हमारे डेटाबेस में ये होने वाला है, ठीक है। व्यू क्या होता है जिसमें हम अपना फ्रंट एंड की चीज़ें रखते हैं कि हाँ लाइक टेम्पलेट्स रख लेते हैं, HTML CSS ये फाइलें रख लेते हैं, वो व्यू के अंदर आता है, ठीक है। मॉडल व्यू एंड थर्ड वन इज कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमारे पास आता है कि हमारी जो भी HTTP की रिक्वेस्ट होती हैं वो कैसे हैंडल की जाती हैं, ठीक है। HTTP की रिक्वेस्ट भी हम आगे देखने वाले हैं, गेट पोस्ट पुट डिलीट, मोस्टली ये 4 यूज़ करने वाले हैं, तो इन चारों को ही देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये होता है, ठीक।
सिंप्लीफाइंग डेवलपमेंट विद स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करता है, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एनोटेशन आप सबको पता होगा एनोटेशन क्या होता है। जावा में तो हम मोस्टली एक एनोटेशन यूज़ करते थे जब हम ओवरराइड करते थे किसी मेथड को, तो एट द रेट ओवरराइड लिखते थे हम पहले। अब तो वो भी नहीं लिखते हैं, बट पहले लिखते थे एट द रेट ओवरराइड, तो वो एक एनोटेशन यूज़ करते थे हम जावा में, ठीक है। सेम हमारे पास बहुत सारे एनोटेशंस आएंगे अभी, वो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो हम याद कर लेंगे, करते काम करते करते वो याद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एनोटेशंस का हम यूज़ करेंगे। और एक्चुअली एनोटेशंस होता क्या है, एक मेटा डेटा होता है, ठीक है। तो मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। तो वो किसी डेटा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। जहाँ पे भी हम किसी एनोटेशन को यूज़ करेंगे, वहाँ पे वो उसके रिगार्डिंग सारा डेटा उठा के ले आएगा। ये हम करके देखेंगे क्या होता है, ठीक है। बाकी एनोटेशन याद रखना क्या होता है। तो एनोटेशन बेस्ड ही हमारा स्प्रिंग बूट पूरा चलने वाला है, ठीक है। और इसमें आता है इंटीग्रेशन सीमलेस वर्क्स विद टूल लाइक थाइमलीव, H2, मोंगोडीबी, ठीक है। तो ये आराम से बहुत ही सीमलेसली वर्क करता है थाइमलीव के साथ। थाइमलीव मीन्स जैसे हमारे पास अभी तक HTML CSS यूज़ करते हैं ना एक्सटर्नल फ्रंट एंड के लिए, हम इसमें थाइमलीव एक ऑप्शन आता है, तो हम थाइमलीव यूज़ कर सकते हैं। सेम लाइक HTML ही हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत HTML से मिलता जुलता, काफ़ी मोस्टली HTML ही है एक तरीके से समझ लीजिए आप थाइमलीव, ठीक है। फिर आता है H2 डेटाबेस, जो एक इनबिल्ट डेटाबेस है हमारा स्प्रिंग बूट का, वो होता है H2, ठीक है। और या फिर एक्सटर्नल डेटाबेस यूज़ करना है मोंगोडीबी, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। पिछले स्लाइड में मैंने कहा था ना, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल या फिर YAML फाइल्स, उसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं जब हम कोई एक्सटर्नल डेटाबेस का यूज़ करेंगे। तो मोंगोडीबी अगर हमें यूज़ करना होगा, MySQL यूज़ करना होगा, वो हम वहाँ डिफ़ाइन करेंगे। ये सब चीज़ें मैं जो भी कह रहा हूँ, हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम करके देखेंगे, ठीक है। और वर्क फ्लो ऑफ स्प्रिंग एप्लीकेशन, क्या क्या वर्क फ्लो रहने वाला है इसका, कैसे रहने वाला है। तो पहले प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन, यूज़ स्प्रिंग इनिशियलाइजर और मैवन ग्रेडल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसमें क्या होता है कि कोई एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर एक वेबसाइट है इनकी, जिसके थ्रू हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ओनली 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो वो हम करके देखेंगे कैसे प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है, ठीक है। और मैवन और ग्रेडल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये दो हमारे बिल्ड टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हमारा पूरा स्प्रिंग बूट जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड कोड डेवलपमेंट, राइट कंट्रोलर सर्विसेज एंड रेपोजिटरीज, ठीक है। कंट्रोलर्स के अंदर हम अपनी HTTP की रिक्वेस्ट जितनी भी होती हैं वो हैंडल करते हैं, कैसे हम गेट करेंगे डेटा को या कैसे हम पोस्ट करेंगे डेटा, ठीक है। सर्विसेज में हम अपने बिजनेस लॉजिक्स को लिखते हैं, ठीक है। जितना भी हम लॉजिक वाला वर्क करेंगे वो सर्विसेज के अंदर करेंगे। एंड रेपोजिटरीज में हमारा जितना भी डेटाबेस का काम होगा वो करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम करके देखेंगे क्या होता है कंट्रोलर, क्या होता है सर्विसेज एंड क्या होती है रेपोजिटरीज, ठीक है। ये हम करके देखेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल्स, जो मैंने कहा ही अभी तक, ये भी हम करके देखेंगे, ठीक है। कॉमन यूज़ केसेस ऑफ स्प्रिंग बूट, पहला वही माइक्रो सर्विसेज जो मैंने बताया, माइक्रो सर्विसेज में काफ़ी यूज़ होता है स्प्रिंग बूट का, ठीक है। सेकंड, रेस्टफुल APIs, ठीक है। तो जितनी भी हमें रेस्टफुल API बनानी होती हैं आजकल, तो हम काफ़ी रेस्टफुल API और काफ़ी इजीली बना सकते हैं स्प्रिंग बूट में, ठीक है। और कोई वेब एप्लीकेशन बनाना होगा, फुल स्टैक इंटीग्रेशन विद फ्रंट एंड टूल्स, ठीक है। फ्रंट एंड टूल लाइक आजकल तो रिएक्ट और एंगुलर काफ़ी चलता है, तो हम रिएक्ट का यूज़ भी कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए इसके साथ, ठीक है। और बेनिफिट्स क्या हैं इसके, रैपिड डेवलपमेंट, काफ़ी हाँ फास्ट इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। स्केलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर है। स्केलेबल मीन्स अगर हमें एक्सपैंड करना होगा अपने प्रोजेक्ट को तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग एंड थर्ड पार्टी टूल्स, ठीक। तो इकोसिस्टम क्या है इसका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमारे पास पहले से जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क चलता आ रहा था वो तो है ही, उसके टॉप ऑफ द हमने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाया है, तो काफ़ी अच्छा इसका बेस है। तो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है, और थर्ड पार्टी जितने भी टूल्स हैं उनका भी इंटीग्रेशन है काफ़ी अच्छा हमारे पास पहले से ही, ठीक है। थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं हमारे पास और होते भी हैं, लिमिटेशंस वगैरह, ठीक है। तो हमें जब हम स्प्रिंग बूट पढ़ रहे होते हैं तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए होता है स्प्रिंग का एक्चुअली। बट अगर हम डायरेक्ट भी स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वो हम स्प्रिंग बूट पढ़ते पढ़ते हम स्प्रिंग के टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं इसमें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। वो हम इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। और हम सम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे कि पहले सबसे पहले तो हम हेलो वर्ल्ड बना के ही देखेंगे, और कोई सिंपल एक रेस्ट API बना के देखेंगे, है ना।
रेस्ट एपीआई रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एक रेस्ट एपीआई बना के देखेंगे। आप सबको नहीं पता है रेस्ट एपीआई क्या होती है, तो वो भी हम बना के देखने वाले हैं, ठीक है। फिर CRUD ऑपरेशंस, ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये तो काफ़ी कॉमन है, हर फ्रेमवर्क को जब भी पढ़ते हैं तो CRUD ऑपरेशंस तो मोस्टली होता है, ठीक है। और एक्चुएटर का डेमो देखना चाहते हैं आप तो रन टाइम में कितने सेकंड में रन हुआ, क्या एरर आई, ठीक है, तो वो सब वो बता देगा हमारा एक्चुएटर, ठीक है। तो ये सब है फिलहाल, इतना हम कुछ कवर करने वाले हैं स्प्रिंग बूट में, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था, जस्ट बेसिक। इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करके देखेंगे। स्प्रिंग स्प्रिंग इनिशियलाइज़र एक वेबसाइट है स्प्रिंग की, जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा बहुत मैवन और ग्रेडल वो भी उसी में समझ लेंगे हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे और स्टार्टिंग से फिर समझना स्टार्ट भी करेंगे चीज़ों को, ठीक है। जो जो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं हमारे सामने, हम उसको समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो थैंक यू फॉर दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।